बहुत सारे प्रोजेक्ट रेरा आने से पहले ही कहीं ना कहीं सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो क्या वहाँ पे पैसा लगाना विदाउट रेरा के सेफ है? आज की डेट में मैं फरीदाबाद मार्केट में ना भूमिका को बहुत एक प्रोमिनेंट प्लेयर की तरह देख रहा हूँ। तो क्या रीज़न है अभी की टाइम पे, ऑल्दो यू गाइज आर इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, बट फरीदाबाद का मार्केट में आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए रिसेंटली, तो क्या कोर रीज़न है उसमें इन्वेस्टमेंट का? आज भी कस्टमर ये चाहता है कि मुझे लग्जरी के नाम पे एक वेल गेटेड कम्युनिटी मिले, मुझे उसमें एक अच्छा क्लब हाउस मिले, मुझे उसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मिले, मुझे उसके अंदर बेसिक वो सारी फैसिलिटीज़ मिले कि अगर मैं उसमें शिफ्ट कर रहा हूँ तो इट शुड बी अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी। सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा, सेल्स और मार्केटिंग दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो यार तुम लोग रियल एस्टेट वाले सब जगह पे घूमते रहते हो, 50-100 लोगों को लेके, चैनल पार्टनर को लेके, कभी थाईलैंड जा रहे हो, कभी जॉर्जिया जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो। ये आपको नहीं लगता कि तुम लोग ये बड़े यार अय्याशी की तरह कर रहे हो या फिर पैसे वेस्ट कर रहे हो? डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, और वो किस लेवल तक जाती है डिसएग्रीमेंट्स? प्रणव, झगड़े हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले दुबई की बात करें तो दुबई ने ये नहीं सोचा था कि हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। उनके किंग ने ये सोचा कि मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दूंगा कि मैं एक वर्ल्ड सिटी कहलाऊंगा, कि लोग मेरे यहाँ आना एक प्रेस्टीज फील करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में जितने भी आर्किटेक्चर हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हमारे इंडियन आर्किटेक्ट्स और हमारा जो नॉलेज बैंक है, इट इज़ सो ग्रेट, दे आर सो इंटेलिजेंट। 1-2 दिन के अंदर में ही वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाता है, या वो इतने प्राइसिंग पे चला जाता है जो कि रियल बायर के लिए उसको परचेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस सिनेरियो में रियल बायर क्या करे? बाजार में जब धंधा करने निकलो तो 2 चीज़ें हमेशा हाथ में लेके चलना, एक डंडा और एक फूल। कोशिश करना 99% फूल से काम हो जाए, डंडा चलाने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड मेरे लिए कुछ खास है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ लीडर ही नहीं, मेरे मेंटोर भी हैं। मैं इनसे रोज़ मिलता हूँ, रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी मोटिवेट होता हूँ और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी। और मैं आज आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इस एपिसोड को पूरा देखना, क्योंकि आज की जो कन्वर्सेशन है वो आप बिना अनकट करे देखेंगे, क्योंकि आज की जो कन्वर्सेशन है वो है मार्केटिंग प्रेसिडेंट के और सीईओ के बीच में। तो चलिए स्वागत करते हैं आज सीईओ भूमिका रियलिटी सिद्धार्थ कत्याल सर का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू योगेश। स्वागत है सर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल इस मार्केट को लेके है। अभी आजकल हर जगह मार्केट में लेके कॉमन चीज़ चल रही है, पिछले 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं मार्केट डाउन जा रहा है, बट आप रियल स्टेट की ग्रोथ को कैसे देखते हैं? किस तरीके से जा रहा है? 2-3 साल में तो हमने ग्रोथ देखा है, बट अब किस डायरेक्शन में है जब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अभी मंदी की तरफ है? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि मार्केट स्लो नहीं है। अगर आप देखें तो इंडिया आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड राइट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट आज हम लोग एक फास्ट पेस पे एज एन इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं। इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो वो सिर्फ इस वजह से ग्रो नहीं करती कि आपकी कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है, वो इस वजह से ग्रो करती है कि आपके यहाँ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लानिंग हो रही है जिसकी वजह से वर्ल्ड आपको एक बहुत बड़ी इंडिया को मार्केट मानता है। तो जब इतनी बड़ी मार्केट मानता है तो वहाँ पे अगर आपकी 6 से 7% की जीडीपी की ग्रोथ हो रही है हर साल, तो आप मंदी में तो कहीं है नहीं, या आप कहीं डाउनफॉल में तो है नहीं। ये है कि मुझे लगता है पर्सनली कि आज की डेट में थोड़ी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो डेवलपर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है कि उनको यूजेबल स्पेसेस बनानी चाहिए। आज मार्केट पूरी की पूरी एक चर्निंग फेज़ में है, पूरी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड की बड़े बड़े कंट्रीज़, उनके लोग इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इंडिया में आ भी रहे हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स टोटली डिफरेंट हैं। आज जो हमारा खुद की पॉपुलेशन है, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वो नए नए आप कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ से या नए नए कल्चर्स से वो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, तो उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आज डेवलपर्स को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको किस तरह की स्पेसेस बनानी है जो आज चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से आज की जनता की रिक्वायरमेंट है, जो वो चाहते हैं। क्योंकि आज किसी के पास टाइम नहीं है, सुबह से 9 to 5 जॉब में सब फंसे हुए हैं,
वीकेंड्स पे उनको अपनी फैमिलीज़ के साथ उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो जो थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है या वो घर पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे आप रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल की बात करें, लोगों को लग्जरी के साथ साथ यूजेबिलिटी भी चाहिए। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंसेप्चुलाइज करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग उस पर्टिकुलर जगह पे कैसी है जहाँ पे आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस एरिया में या जिस रीजन में आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ की जनता की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका एक पूरा आप सर्वे कराएं। आपके पास पूरा उसका डेटा होना चाहिए। उस डेटा के हिसाब से आप ड्राइंग बोर्ड पे बैठें और यूजेबल स्पेसेस क्रिएट करें, चाहे वो रेजिडेंशियल में हो चाहे वो कमर्शियल में हो। तो 101% उसकी डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। जो आदमी किराए पे रह रहा है उसकी हमेशा ऐसे एस्पिरेशन होगी कि मैं अपने खुद के मकान में जाऊं। जो आदमी अगर एक पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है तो वो चाहेगा कि मैं सारी जिंदगी दिन थका हुआ घर पे आता हूँ, पूरी हफ्ते फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, तो अगर मैं संडे वाले दिन या सैटरडे दिन वाले छुट्टी पे हूँ तो मैं ज़्यादा ट्रैवल ना करूँ। मेरे आसपास के नेबरहुड में मुझे कुछ एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम मिले जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकूँ, एक मुझे सुकून की सांस मिले, मैं अपनी फैमिली को भी खुश कर सकूँ और अपने आप को भी सेल्फ रिजुवेट कर सकूँ। तो ये बेसिक स्मॉल पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर डेवलपर्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप, और अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, कि लग्जरी अफोर्डेबिलिटी के साथ हो, क्योंकि आपका जो मिडिल क्लास है, जो आपका सबसे बड़ा क्लास है इंडिया के अंदर, जिसने उस चीज़ को एक्चुअली लेना है, जिसने उस चीज़ को एक्चुअली यूज़ करना है, उसकी पॉकेट के को ध्यान में रखते हुए आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पूरी वैल्यू इंजीनियरिंग के साथ प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड इज़ एवरग्रीन, कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। और जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, रियल एस्टेट की डिमांड कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, बिकॉज वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। तो मंदी का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम मार्केट की क्या पोजीशन है क्या नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि डिमांड एंड हो जाएगी या लो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपने ड्राइंग बोर्ड की बातचीत करी, बट आज इंडिया में फिर भी जितनी भी जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हम आर्किटेक्ट बना रहे हैं बिल्डिंगों का, वो बाहर से ही इंस्पायर्ड है। बहुत से जो बिल्डर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो जाते हैं, उनको कोई डिज़ाइन समझ में आती है, वो यहाँ पे आके सीधा कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो चाहे आप दुबई चले जाएं, चाहे आप यूएस की किसी भी और बड़ी सिटी में चले जाएं या किसी भी और यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न दोनों आर्किटेक्चर का एक आपको अच्छा ब्लेंड मिलता है। और किसी से इंस्पायर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज एज अ प्रमोटर, एज अ डेवलपर, इंडिया के डेवलपर्स को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर मार्केट और हर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स आर टोटली डिफरेंट। मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स में जितने भी आर्किटेक्चर हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग डिफरेंट तरीक़ा के स्काई स्क्रेपर्स, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो डिज़ाइन कर ही रहे हैं, उनके फसाड भी डिफरेंट तरह से कर रहे हैं, सो दैट पीपल सी दैट, आई बॉल्स उसको अट्रैक्ट करें। लेकिन वो यूजिबिलिटी ऑफ द स्पेस पे बहुत ध्यान देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लैक्टिंग फैक्टर है जो इंडिया में अभी भी लोग अडॉप्ट नहीं करते। यहाँ पे एफिशिएंसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, यूजेबिलिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ एस्थेटिक सेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है या फ्रंट फसाड के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो दूर से अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, समझ में आई। लेकिन आज अगर हम यूजेबल स्पेसेस भी बनाना शुरू करेंगे, आपकी मुझे लगता है कि डिमांड और बढ़ेगी। और जब मैं कहता हूँ कि आपको ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू सिट विद आर्किटेक्ट्स, व्हेन यू सिट विद प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुलाइजर्स, व्हेन आप प्लानिंग वालों के साथ बैठे, तो आपका माइंड फ्रेम और आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं जो ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने इन्वेस्टर के लिए नहीं बना रहा, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज़ हो, यूजेबल हो, एफिशिएंट हो, कि हर आदमी इसको यूज़ करना पसंद करे, तभी तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। उसके लिए आपको अपना पूरा विजन, अपना पूरा ध्यान उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर ध्यान से लगाना पड़ेगा कि यूजेबिलिटी ऑफ द स्पेस जितनी आप मैक्सिमम निकाल सकें वो निकालें।
अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ आप एक अच्छे प्रमोटर कहलाएंगे, एक डेवलपर कहलाएंगे, बल्कि आप एक नया ट्रेंड सेट कर देंगे कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में यूजेबल और एफिशिएंट स्पेसेस निकलती हैं विद द बेस्ट ऑफ द डिज़ाइंस, वही सारी कॉन्सेप्चुलाइजेशन इंडिया में भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। आज हम फॉरेन आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं जस्ट टू टेक देयर डिज़ाइंस। हमारे इंडियन आर्किटेक्ट्स और हमारा जो नॉलेज बैंक है, इट इज़ सो ग्रेट, दे आर सो इंटेलिजेंट कि अगर उनको खेलने का मौका दिया जाए, अगर उनको प्ले अराउंड करने का मौका दिया जाए, अगर उनको अपनी विजन के साथ उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, तो आई थिंक दैट वी कैन क्रिएट मच मोर बेटर स्ट्रक्चर्स देन व्हाट इज़ अवेलेबल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इसलिए ड्राइंग बोर्ड पे मैं हमेशा कहता हूँ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की इंटरनेशनल लेवल पे आज इंडिया नज़र आता है कि हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की पूरी मार्केट हमारी तरफ देखती है, हमारे यहाँ इतना उनका ट्रांजिट होता है। सो दे ऑल्सो वांट टू सी द सेम काइंड ऑफ स्काई स्क्रेपर्स और बेटर स्काई स्क्रेपर्स और दैट मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड इन फ्रॉम विच दे आर कमिंग। एंड टुडे वी आर emerging, we are transforming, but I think there is a scope of improvement in a lot of ways. अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स हैंड इन हैंड होके उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर्स तक मूव करें। बहुत बढ़िया। सर बेसिकली देखा जाता है कि एक तो अफोर्डेबल सेगमेंट का है कि बहुत कम अफोर्डेबल सेगमेंट है अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें। दूसरा, जब भी कोई अच्छा बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आता है तो बेसिकली देखा जाता है कि वो 1-2 दिन के अंदर में ही वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाता है, या वो इतने प्राइसिंग पे चला जाता है जो कि रियल बायर के लिए उसको परचेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस सिनेरियो में रियल बायर क्या करे? देखिए, ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है कि आपके प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि वो एक दिन में सोल्ड आउट हो जाता है। ये कोई सब्जी तरकारी तो है नहीं कि एक दिन में बिक सकती है। तो मार्केटिंग गिमिक्स बहुत हैं। राइट। मुझे लगता है कि डेवलपर्स को एज अ होल इस मार्केटिंग गिमिक से बाहर निकलना चाहिए। उनको एक ट्रू पिक्चर दिखानी चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को। और मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि अगर आप यूजेबल और अंडरस्टैंडेबल स्पेसेस बनाएं जो कि जनता की रिक्वायरमेंट है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले अगर एक प्रॉपर सर्वे कराएं, डेटा इकट्ठा करें, एक उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं कि इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे मैं किसी भी तरह का रेजिडेंशियल, कमर्शियल या ऑफिस स्पेस, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, वहाँ की जनता की रिक्वायरमेंट क्या है और वो क्या चाहती है, उसका टिकट साइज़ क्या है, उस हिसाब से अगर आप प्रोजेक्ट को प्लान करें तो द मार्केट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, गुरुग्राम में पिछले 1 साल से या 1.5 साल से एक कल्चर आ गया कि बड़े बड़े साइजेस के अपार्टमेंट्स निकलने शुरू हो गए। 6-6, 8-8 करोड़, 9-9 करोड़ रुपए के टिकट साइज में आने शुरू हो गए। लोग लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, उबर लग्जरी की बात करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन ड्राइंग बोर्ड पे कितनी चीज़ें फीजेबल हैं, उस रेट में फीजेबल है, इसके ऊपर इंटेंस वर्किंग कितने डेवलपर्स ने की। आज गुड़गांव एक हाईलाइटेड जोन है क्योंकि मैक्सिमम कॉरपोरेट्स, मैक्सिमम एमएनसीज वहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन काम कर रही है, रह रही है, दैट इज़ मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास। क्या उसका पॉकेट साइज इतनी बड़ी टिकट साइज को अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल या 10 साल पहले जब लोग दिल्ली में रहते थे और गुड़गांव या एनसीआर जिसको आप कहते हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, लोग यहाँ पे शिफ्ट करते थे कि दिल्ली का अपना घर बेचते थे, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, इंदिरापुरम, फरीदाबाद, यहाँ पे उनको सस्ते रेट में उससे बड़ा घर मिल जाता था, कुछ उनकी सेविंग्स हो जाती थी, उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो जाता था और उनके लिए थोड़ी सी एक एड ऑन लाइफस्टाइल फैसिलिटी और फीचर मिल जाती थी, प्लस सेविंग्स भी हो जाती थी। आज इतनी हाइप क्रिएट हो गई कि अनरियलिस्टिक रेट मार्केट में आ गए। जिस चीज़ का जितना रेट है नहीं, उससे डबल तक कई प्रमोटर्स ने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो आप मार्केट को इन्फ्लेट एक लेवल तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते।
आज भी मुझे लगता है कि मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास का जो सेक्शन है उसका 2 से लेके 3.5 करोड़ रुपए तक का बजट है अगर वो अपने घर के बारे में सोचता है। राइट। लेकिन अगर उस अफोर्डेबिलिटी फैक्टर के अंदर आप बाजार में प्रोडक्ट नहीं देंगे, आप मुझे बताइए कि गुड़गांव के अंदर आज 2 BHK 3 BHK के नाम पे कितनी रेडी इन्वेंट्रीज हैं जो अवेलेबल है ही नहीं। बिल्कुल। सारे बड़े के बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी लग्जरी फीचर्स की बात कर रहे हैं। कई उसमें से ऐसी लग्जरी फीचर्स हैं, आप बड़े बड़े डेवलपर्स के ब्रोशर उठा के दें जिसमें से 50% फीजेबल ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी जब आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे बैठेंगे, क्योंकि डिटेल्ड वर्किंग है नहीं, तो उसके अंदर जब आप उसको अगर इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगी। राइट। लेकिन आप एंटीसिपेशन ऑफ सेल के बेसिस पे कि आज हम इस रेट पे बेचेंगे, कल हम इस रेट पे बेचेंगे, परसों इस रेट पे बेचेंगे, उस रेट के बेसिस पे आप कुछ भी कमिट करते चले जा रहे हैं। आज भी कस्टमर ये चाहता है कि मुझे लग्जरी के नाम पे एक वेल गेटेड कम्युनिटी मिले, मुझे उसमें एक अच्छा क्लब हाउस मिले, मुझे उसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मिले, मुझे उसके अंदर बेसिक वो सारी फैसिलिटीज़ मिले कि अगर मैं उसमें शिफ्ट कर रहा हूँ तो इट शुड बी अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो मेरे हिसाब से लग्जरी मीन्स समथिंग विच इज़ क्वालिटी with good amenities at a reasonable price which is affordable by the customer। राइट। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है जो लोगों को समझनी पड़ेगी, डेवलपर्स को समझनी पड़ेगी कि जब तक आप मार्केट की पल्स को समझ के प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे और भेड़ चाल में चल के प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका फेलियर रेट रहेगा ही रहेगा, या आपको पेमेंट्स आएंगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एंड यूज़र आपके प्रोडक्ट में आए तो आपको वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो 100% एक्सेप्टेबल हो मार्केट। सर बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं मार्केट में, रेरा उनका आता भी नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि रेरा आने के बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आपका पैसा सेफ रहता है, और मे बी रेरा रीज़न यही है रेरा को लाने का। बहुत सारे प्रोजेक्ट रेरा आने से पहले ही कहीं ना कहीं सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो क्या वहाँ पे पैसा लगाना विदाउट रेरा के सेफ है? एज ए अगर मैं कॉमन यूज़र देखिए, एज पर द रेरा गाइडलाइंस, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप एक भी सेल बिना रेरा नंबर के नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। आजकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो मार्केट से टेस्ट करने के लिए कि उनके प्री-लॉन्च का नाम दिया जाता है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है मार्केट में। मेरे हिसाब से ये ना करके अगर आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम इस तरह का प्रोडक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, उसकी जब तक आपके रेरा के कंप्लायंसेस और आपके सारे बिल्डिंग प्लान्स वगैरह अप्रूव ना हो, उसकी सिर्फ मार्केट अवेयरनेस क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि रेरा आने के बाद शायद आपके प्रोडक्ट को एक्चुअली में बिकने में, जो आपने अभी मुझसे पहले सवाल पूछा कि 2 दिन में या 3 दिन में सोल्ड आउट हो जाएगा, राइट। अगर आप सही कॉन्सेप्ट अवेयरनेस अपने बायर्स को बिफोर रेरा अगर आप प्रोवाइड करते हैं कि रेरा आने के बाद उल्टा आपकी सोलैरिडिटी बढ़ जाती है, राइट, कि इन्होंने जो बोला वो रेरा में भी रजिस्टर्ड है, वो इनके एप्लीकेशन फॉर्म में भी रजिस्टर्ड है, ये जो मेरे साथ बीबीए कर रहे हैं उसमें भी रजिस्टर्ड है, इन्होंने बकायदा मेरे सामने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जिसको मैं हर जगह से क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ, तो रेरा के बाद वो इजीली अपना प्रोडक्ट आराम से बेच सकते हैं। राइट। सर आपने बड़ी पोजीशंस के ऊपर वर्किंग किया है, सीईओ की पोजीशन पे भी हैं, ग्रुप डायरेक्टर की वर्किंग पे भी किया हुआ है, और कई सारे डिपार्टमेंट्स भी देखे हैं। मैं एक सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा, सेल्स और मार्केटिंग दोनों में से कौन सा बड़ा है? देखिए, सेल्स और मार्केटिंग के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि रेलवे की 2 पटरियाँ हैं जिसके ऊपर पूरी रेल चलती है। अगर एक भी पटरी को आप हटा देंगे तो रेल नहीं चलेगी। या स्कूटर के 2 पहिए हैं तो आप, सवाल ही बड़ा अटपटा है कि अगर एक पहिया निकाल दोगे तो स्कूटर कैसे चलेगा। सेल्स इज़ द एंड प्रोडक्ट, मार्केटिंग इज़ अ टूल टू क्रिएट सेल्स। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ अपने आप को पब्लिसाइज करना नहीं है। आज मार्केट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया ने लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड। आज पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग आ चुके हैं। एक ग्रेजुएट भी एक छोटा सा 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदने से पहले भी 10 जगह सर्फ करके देखता है कि विच इज़ द बेस्ट मॉडल ही कैन गो फॉर अकॉर्डिंग टू हिज बजट एंड वैल्यू, कि उसको फीचर्स भी अच्छी मिले, क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो जब आप इतनी वेल इन्फॉर्म्ड मार्केट में हैं तो मैं तो ये देख के चलता हूँ कि टुडे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर द
purpose of creating a hype or a buzz. Marketing should be for a purpose of creating awareness in the market, that what are you bringing, what is the concept, how you are different, and what are the USPs that you are going to give in a particular product or a particular real estate offering. अगर आप रियल एस्टेट के रिगार्ड में बात करें कि वो हैं, जब आप अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास वो सही इंफॉर्मेशन, वो सही वैल्यूएशन जिसको वो कहीं से भी वेट कर सकता है, मार्केटिंग के डिफरेंट टूल्स के साथ अगर आप पहुंचाते हैं, तो देन सेल्स विल नॉट बी अ पुश फैक्टर, इट विल बी अ पुल फैक्टर. सो दे एक्चुअली आर नॉट कॉम्पिटिटर्स विद ईच अदर, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एक के बिना दूसरा अधूरा है. तो मुझे तो आपकी बात से वो शोले फिल्म के 2 कैरेक्टर याद आ गए कि जय ज़्यादा ज़रूरी है या वीरू. तो जय के बिना वीरू अधूरा है और वीरू के बिना जय अधूरा है. बस ये तो दोनों ज़्यादा ज़रूरी है. ये इसीलिए है क्योंकि ये एक डिबेट ज़्यादातर सोशल मीडिया के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चलता रहता है, और ये फेस हम लोगों ने भी काफ़ी जगह पे देखा है कि हमेशा सेल्स को ही थोड़ा सा साइड दी जाती है. सेल्स को साइड शायद इसलिए दी जाती है क्योंकि जो मार्केट में उतर के आपके लिए सेल्स लेके आ रहे हैं उनको शायद रेवेन्यू जनरेटर्स कहते हैं. लेकिन वो रेवेन्यू जनरेटर्स को बाजार में आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी देने में मार्केटर का बहुत बड़ा योगदान है. कोलगेट इसलिए नहीं बिकता कि वो एक अच्छा टूथपेस्ट है, कोलगेट इसलिए बिकता है क्योंकि वो सबके दिमाग में घूम रहा है. तो वो सबके दिमाग में मार्केटिंग ने घुमाया. तो तब दुकानदार के पास आदमी जाके अगर कोई किसी और ब्रांड की भी टूथपेस्ट लेनी हो तो मुंह से कोलगेट ही निकलता है कि भैया कोलगेट है क्या, टूथपेस्ट कौन बोलता है. या अगर आपने एरियल लेना है, आपने टाइड लेना है या कुछ लेना है, तो आपकी माताएं, आपकी बहनें, आपकी वाइफ जब आपके प्रोविजन स्टोर वाले को फ़ोन करती है तो सीधा कहती है सर्फ है क्या. सर्फ है क्या. तो इट इज़ अ ब्रांड क्रिएशन. तो अगर ब्रांड क्रिएट ही नहीं होगा तो बिकेगा क्या. हाँ, इवन वही इसीलिए पूछा भी इसीलिए है कि लोगों को पता चले. नहीं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है. फैक्टर. दोनों रेल की 2 पटरियां हैं, एक ही स्कूटर के 2 पहिए हैं. किसी को भी आप पंचर करोगे, किसी को भी आप हटाओगे तो गाड़ी नहीं चलेगी. और सर एक चीज़ जो 10 साल पुराना बातचीत पूछना चाहूँगा मैं आपको. एक पुरानी कंपनी के अंदर मैं इंटरव्यू के लिए आया था, तो उस समय पे मैंने वहाँ पे बैठ के ये देखा था कि यार मेरे को इस जगह पे तो मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक कमरे के अंदर वो कंपनी थी. मैं एक डेवलपर फर्म से था, तो मेरे को लगा ये पता नहीं सैलरी भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. और वहाँ पे आप एज अ डायरेक्टर थे, आप क्या देखते हो ऐसा कि जहाँ पे मेरे को ये लग रहा था कि यार ये पता नहीं सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, और उस कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर वर्कआउट कर रहे हो और वो कुछ टाइम के अंदर स्काई रॉकेट बन गई. ऐसा क्या वर्कआउट होता है? देखिए, मैं कभी भी किसी ऑर्गेनाइज, मेरा भी आज 31 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और मैं अपनी गट फीलिंग पे जाता हूँ और मुझे एक वाइब आती है कि ये काम करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. और कुछ ऊपर वाले की नियमत है कि इंट्यूशन होती है कि वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, मुझे ना उस कंपनी में एक प्रोडक्ट यूनिकनेस दिखी जो मैंने कभी अपनी 30 साल की करियर में देखी नहीं. दूसरा, वो कंपनी का स्टेचर बहुत छोटा था. एक कमरे में कंपनी थी, कड़कड़डूमा में उसका ऑफिस था, मुझे आज भी याद है. एक छोटे से फ्लैट में ऑफिस था. लेकिन मुझे उस कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके अंदर एक विजन दिखा कि ये यंग लड़के हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनके पास एक गलती से एक प्रोडक्ट ऐसा हाथ लग गया लेकिन उसकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी उनको निकालनी नहीं आ रही. तो मुझे लगा कि वाई नॉट टू टेक अ चांस. अगर मैं कुछ ऐसा कर पाया तो एक ऐसी वर्जन मार्केट, एक नीश मार्केट में हम कुछ एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जो एक इम्पैक्ट कर दे. तो मैंने उसके सिर्फ उस टारगेट पॉइंट को हिट किया, कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी लगाई, एक अवेयरनेस जैसे मैंने कहा क्रिएट करने की कोशिश की उस पर्टिकुलर मार्केट में. आप बिलीव नहीं करेंगे, हम दिल्ली में रह के काम कर रहे थे, आप तो मेरे साथ ही काम कर रहे थे, लेकिन हम प्रोडक्ट बेच रहे थे साउथ इंडिया का. तो सबसे पहले तो हमने साउथ इंडिया में दिल्ली से बैठ के ही अवेयरनेस क्रिएट करनी शुरू की. और शायद वो प्रोडक्ट एक नीड थी उस मार्केट की जो एक वहाँ कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था. So that company and that product became a super hit, and the company was started in a room. Ultimately, it is one of the top developers in South India today. तो सफ़र अच्छा रहा. और शायद मुझे लगता है कि कई बार मुकद्दर, टाइमिंग, हर चीज़ आपका साथ देती है, और सही टाइम पे आपकी सही लगाई हुई सोच, सही लगाई हुई स्ट्रैटेजीज जो है वो काम कर जाती है, और कई बार इंस्टिंक्ट्स काम कर जाती है. तो आई थिंक दैट वाज ओनली द फैक्टर.
हाँ सर, मार्केट में आपने कल्चरल डेवलपमेंट की बात की थी और बात किया था कि कैसे एक ब्रांड जो दिल्ली का ब्रांड साउथ इंडिया में जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया रिसेंटली। मैं आप ही के ब्रांड के बारे में बात करूँगा। मार्केट में जहाँ जाओ वहाँ पे वो होर्डिंग्स पूरे दिल्ली एनसीआर में, मैं कहीं भी मूव कर रहा हूँ तो मुझे होर्डिंग दिख जाता है। दूसरा, अगर लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को फॉलो कर रखा है रिलेटेड टू रियल स्टेट कुछ भी खोलता हूँ लिंक्डइन पे तो समहाउ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटी सबसे नॉर्मली लोग बात करते हैं सेल्स की। आपने अभी बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दिया सेल्स एंड मार्केटिंग को लेके भी। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स सेल्स को लेके काफ़ी, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है भूमिका में कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को, ऑल्दो ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी, बट कल्चरल एक्टिविटीज़ को काफ़ी आपके एंड से एक तरीके से ब्रांड पुश की मिलता तरफ है। पुश मिलता है। उसके पीछे क्या विजन है, आप क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं, और एज ए ब्रांड कितनी इंपॉर्टेंस है कल्चरल एक्टिविटीज़ की? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, कंपनी इज़ नॉट ऑल अबाउट सेल्स, कंपनी इज़ नॉट ऑल अबाउट द वैल्यूएशन द कंपनी इज़ अचीविंग, कंपनी इज़ नॉट ऑल अबाउट हाउ मच स्ट्रेंथ of employees the company has. Company is not all about how much hoardings or how much presence that it creates in the market. मुझे लगता है एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब आपकी बेस या आपकी रूट स्ट्रांग होती है। राइट। आपके कस्टमर्स तो बाद में आते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ पहले होते हैं, और मुझे लगता है आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके फर्स्ट कस्टमर्स होते हैं। जी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगे तो वो पूरी दुनिया का ध्यान आपके लिए रख लेंगे। So you have to take care of each and every aspect of the society, each and every aspect in the professional world of the people you are connected with. मेरी तो टैगलाइन कंपनी की कहती है क्यूरेटिंग स्पेसेस टचिंग लाइव्स। तो हम स्पेसेस तो क्रिएट करते हैं लेकिन हम जिंदगियों को भी छूते हैं। तो लोगों की ज़िंदगियों को तो बाद में छूते हैं, लेकिन जिनकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगियों को छू पाएंगे, पहले उनकी ज़िंदगी को छूना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी वर्कफोर्स स्ट्रांग रहेगी, आपकी वर्कफोर्स हेल्दी रहेगी, आपकी वर्कफोर्स खुश रहेगी, तो आपका सही विजन जो कंपनी का आप मार्केट में ले जाना चाहते हैं, जिस इंटेंट के साथ जाना चाहते हैं, वो सही वैल्यू में और सही दिशा में मार्केट में प्रेजेंट होगा, बिकॉज दे आर योर ब्रांड एम्बेसडर्स। तो अगर उस कल्चर को आप सोशल मीडिया पे हर जगह प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं दैट वी टेक केयर ऑफ एवरीबडी। आज मैं रेगुलर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट वाइज उनको डिनर्स पे लेके जाता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन एक्सचेंज करता हूँ, पर्सनल कैंडिड टॉक्स भी होती हैं, प्रोफेशनल टॉक्स भी होती हैं, उनके मुद्दे भी सुनता हूँ, मैं अपने मुद्दे भी उनको बताता हूँ। तो ये एक ओपननेस है जो आपको अपनी कंपनी में देना पड़ेगा, आपको एक कल्चर है जो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यही कल्चर कल को मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। जब आपके यहाँ कोई नया एम्प्लॉई आता है, वो ये नहीं देखता कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, वो सबसे पहले ये देखता है कि यहाँ पे लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं है, इनको सैलरी टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती, इनके साथ सही व्यवहार होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे एक हंसी खुशी वाला अच्छा एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं होता है। तो योर कल्चर प्रमोट्स योर कस्टमर्स। मैं तो उल्टा ऐसे मानता हूँ, क्योंकि आप हर जगह तो नहीं हो सकता ना, मेरे प्रमोटर हर जगह हो सकते हैं, तो मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स तो मेरे कलीग्स हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, जो डे टू डे इंटरेक्शन करते हैं मेरे चैनल पार्टनर्स से भी और मेरे कस्टमर्स से भी। तो अगर उनके अंदर हम सही कल्चर को ब्रीड कर पाएंगे, उनके अंदर हम वो सर्विस की भावना पैदा कर पाएंगे, तो वो एक्चुअली में वो सर्विस दे पाएंगे जो मार्केट को चाहिए। आज रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि, सॉरी बट इट्स अ ब्लंट स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू गिव, जब कोई कस्टमर बुकिंग कराने आता है तब तो उसको किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। आप उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बुकिंग करने के बाद जब वो आपके पास दोबारा किसी प्रॉब्लम को या कोई अपना आफ्टर सेल्स या पोस्ट सेल्स का काम कराने आता है, तो उसी कस्टमर को या उसी चैनल पार्टनर को सफ़र कराया जाता है। एंड इट इज़ अ कल्चर विच आई हैव सीन इन मेजर कंपनीज कि कस्टमर सर्विस के नाम पे ज़ीरो है। वाई? बिकॉज अ कल्चर इज़ नॉट बीइंग प्रमोटेड। आदमी को उसका घर, उसका शॉप या उसका कमर्शियल रेजिडेंशियल किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो है, वो तो कंसेप्चुलाइजेशन के 2 साल या 3 साल बाद मिलती है, लेकिन वो 3 साल आप उस आदमी को रिटेन कैसे करेंगे? आप सिर्फ उसको अपनी सर्विस से रिटेन कर सकते हैं। सो मैं तो कहता हूँ कि रियल एस्टेट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बट फॉर 3 years टिल यू हैंड ओवर अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर, इट इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री। तो वो सर्विस कौन देगा? वो आपका एम्प्लॉय देगा, वो आपके कोलीग्स देंगे।
तो उनके अंदर राइट कल्चर कब प्रमोट होगा? व्हेन दे आर हैप्पी। आप कल पे हो, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, आपकी सैलरी टाइम पे ना आ रही हो, आपको ऊपर 24 घंटे प्रेशर बना हो, आपको एक सही वर्क एनवायरनमेंट ना मिला हो, तो आप मेरे एक्सटर्नल कस्टमर को क्या अच्छे से डील करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन आज आपको वो सॉलिडारिटी मिलती हो, आपके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, आपके अंदर ये जील हो कि सुबह के 9:30 कब बजे और मैं ऑफिस भागूं, राइट। दैट यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू ऑफिस। आपको मजा आए कि यार मैं 6 घंटे 8 घंटे विच इज आई एम गोइंग टू माई एक्सटेंडेड फैमिली। और प्रैक्टिकली देखें तो आप अपने घर से ज़्यादा टाइम आप अपने वर्क प्लेस पे बिताते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप घर से दौड़ें कि भाई मुझे तो जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना है, मुझे अपने कुलीग्स के पास पहुंचना है, आज मेरा ये काम पेंडिंग है, आज मेरा वो काम पेंडिंग है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे आएगा? वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तभी आएगा जब आप वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करेंगे। तो एक लीडर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे लीडर्स क्रिएट करे। और वो सिर्फ लीडर्स इंस्पायर करने से क्रिएट नहीं होते या उनको एक ज्ञान देने से क्रिएट नहीं होते, वो इस तरह से क्रिएट होते हैं कि जब आप उनकी जिंदगियों को छूते हैं। दैट इज वाई ऑलवेज सेज दैट यू नीड टू टच द लाइव्स। उसमें से 10 में से हो सकता है 3 एक्सपेरिमेंट आपके खराब हो जाए, लेकिन वो 7 आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और जितना बेस आपका स्ट्रांग रहेगा, जितना आपका एट्रिशन रेट कम रहेगा, जितना लोग हेल्दीली काम करेंगे, जितनी आप उनकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन निकलवा पाएंगे, जितना उनको फ्री माइंड या रिलैक्स्ड माइंड में रखेंगे, आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। दिस ऑल रिफ्लेक्ट्स इन दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर, मेरी ऑडियंस को तो शुरू में बताया था कि मेरे मेंटोर आप हैं। रियल इस्टेट के अंदर या लाइफ के अंदर आपके मेंटोर कौन है? मेंटोर तो काफ़ी रहे, लेकिन अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछें तो ओमैक्स के जो चेयरमैन हैं मिस्टर रोहताश गोयल, जिनको मैं गॉडफादर भी कहता हूँ। हालांकि मेरा उनके साथ प्रोफेशनल काम करने का मौका सिर्फ 2 सवा 2 साल का रहा, लेकिन उस 2 सवा 2 साल में मैं ये कहूँगा कि मैंने जो 20 साल या 25 साल सीखा, उसके बाद 2 साल जो उनके साथ काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रियल एस्टेट की एक यूनिवर्सिटी अटेंड कर ली। तो उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला और उन्होंने मुझे हर तरह से सिखाया कि काम कैसे किया जाता है, काम और धंधे में क्या फ़र्क होता है, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है, लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, कब आपको गर्म होना है, कब आपको नरम होना है। मेरे को आज भी उनकी एक बात याद है कि बाज़ार में जब धंधा करने निकलो तो 2 चीज़ें हमेशा हाथ में लेके चलना, एक डंडा और एक फूल। कोशिश करना 99% फूल से काम हो जाए, डंडा चलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने सिखाई और इट वाज माय प्रिविलेज दैट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड गॉड ब्लेस हिम एंड आई विश हिम दैट भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे। तो ही हैज़ बीन माय मेंटोर। सर, हमने अभी कुछ देर पहले ही कल्चरल को लेके काफ़ी सारा डिस्कशन किया। एक एक पॉइंट मैंने देखा है कि हैप्पीनेस की बात की, तो हैप्पीनेस तो होता ही ऑब्वियसली, आप उसको मेंटेन करके चले। बट क्या ऐसा भी कभी होता है कि बहुत सारे पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट हो जाए? क्योंकि ऑब्वियसली मार्केटिंग में आप एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह भी काम करते हैं, बहुत सारे बड़े आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आप सबको एक कॉमन टेबल पे आना पड़ता है। डिसएग्रीमेंट्स होती हैं और वो किस लेवल तक जाती है डिसएग्रीमेंट्स? प्रणव, झगड़े हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे, वेदर, जैसे मेरे प्रमोटर है मिस्टर उद्धव पोदार एंड ही इज़ अ विजनरी CMD प्लस ही इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। सो आई फील दैट वी आर अ टीम। सो मेरे और उनके भी कई बार बंद कमरे में 10 बातों को लेके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मेरे कोलीग्स के साथ मेरे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। राइट। क्योंकि अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स नहीं है एंड इफ़ यू आर वर्किंग विद यस मैन, योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ बाउंड टू ड्राउन, वो डूब जाएगी। डिसएग्रीमेंट्स मीन कि हर आदमी के पास ये राइट है, ये एक्सेसिबिलिटी है कि वो अपना व्यू पॉइंट रख सकता है। एंड डिसएग्रीमेंट्स को मैं डिसएग्रीमेंट्स नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है, एक भगवान ने उसको सोचने समझने की शक्ति दी है, वो अपना ओपिनियन रख रहा है। राइट। और अगर वो अपना ओपिनियन रख रहा है तो 15 या 20 लोगों का जब ओपिनियन सामने आता है तो उसको एक नई टर्मिनोलॉजी दी जा सकती है कि अ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज हैपनिंग एंड व्हेन अ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज हैपनिंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव कम्स आउट।
आज अगर मार्केट के अंदर 1 साल पहले भूमिका रियलिटी की प्रेजेंस लो थी और 1 साल में हम रॉकेट स्पीड से अपनी एक प्रेजेंस क्रिएट कर पाए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो अभी आने हैं, वो आगे चीज़ें डेवलप होंगी, लेकिन आज हम आई बॉल्स को अट्रैक्ट कर पाए, या आज हम एक क्रेडिबिलिटी तो काम से आएगी, लेकिन आज एक हम एक्साइटमेंट क्रिएट कर पाए, या आज हम अपनी मार्केट में एक प्रेजेंस क्रिएट कर पाए कि समथिंग बिग इज कमिंग, या एक लग्जरी डेवलपर या एक सही अवेयरनेस क्रिएट कर पाए. दैट इज द कंक्लूसिव रिजल्ट ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग्स and the disagreements and the discussions which happen on the board, whether with the individual, whether in a group, whether among masses. It is very important to have disagreements. Right. That means you are giving empowerment, you are giving room to people to give their opinions. राइट. Organizations वही grow करेंगी जो लोगों को अपनी बात कहने का मौका देंगे. कई बार वो बात आपकी एग्रीमेंट में होगी, कभी डिसएग्रीमेंट में होगी, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपने आप को इस तरह से ट्यून करना पड़ेगा कि आप कहीं बीच में वे आउट निकालें. या तो आपकी बात मानी जाएगी, राइट राइट, या मेरी बात मानी जाएगी, या कोई ऐसा सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा कि दोनों की बात रह जाए. तो यहाँ पे सही गलत कुछ नहीं है, एक अल्टीमेटली Ultimately- फेवर में होना चाहिए, अल्टीमेटली इट और शुड राइट बी. डायरेक्शन में होना और चाहिए. कई बार योगेश, मैं एक और बात बोलूं, जैसे हम भी ऑफिस में बात करते हैं, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में चाहे बात करूं, आप मेरे पास 4 प्रपोजल लेके आते हो, उसमें से कई बार 3 पे मेरा डिसएग्रीमेंट होता है. आप मेरे पास आते हो, आप मुझे कहते हो कि सर मैंने ये इस व्यू पॉइंट से किया, मैं 4 में से हो सकता है कई बार 3 बातें आपकी मान मिलूं, एक चीज में कई बार मैं रिजिड भी हो जाता हूं कि नहीं ये ऐसा करना है, क्योंकि उस टाइम मैं 360 डिग्री वाले व्यू से देख रहा होता हूँ. बिल्कुल. क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के हायरकी लेवल से देखेंगे तो हो सकता है आपके लेवल पे कई एक्शन आपको ठीक लग रहे हो, लेकिन मैं होलिस्टिक व्यू से देखूं तो मुझे वो एक्शन ठीक नहीं लगता, तो या तो मैं उसको डिसरिगार्ड कर दूंगा, बिल्कुल. या मैं ये कहूंगा. और लेकिन मुझे इतना हम्बल होना चाहिए, मुझे अपने अंदर इतनी ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए कि अगर मैं आपके किसी एक्शन को डिसरिगार्ड कर रहा हूं, दो यू आर माई जूनियर, बट आई एम ऑल्सो आंसरेबल टू यू, मुझे आपको उसका लॉजिक देना चाहिए. बिल्कुल. आई कांट जस्ट से नो टू यू बिकॉज आई एम सुपीरियर टू यू. वो लॉजिक I have to give you a logic. Either you will buy my logic or we will find some other solution. बिल्कुल. लेकिन brainstorming, disagreements, discussions, इन सबसे निकाले हुए outcomes 99% करेक्ट दिशा में जाते हैं. बिल्कुल सही. उसमें भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आप 4 लोग मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाए, कोई आप पॉलिसी बनाए और वो बैकफायर मार जाए, लेकिन कोई किसी पे ब्लेम गेम नहीं लगा सकता, क्योंकि वी ऑल म्यूचुअली डिसाइडेड, वी ब्रेनस्टॉर्म्ड, वी डिस्कस्ड, वी अग्रीड, वी डिसअग्रीड एंड देन केम टू एन एक्शन दैट लेट्स ट्राई इट आउट. स्ट्रैटेजी क्या है? मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी इज नो स्ट्रैटेजी, इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच. कोई चीज़ जो आपने हिट की, आपके बुद्धि विवेक ने आपको ये और आपके एक्सपीरियंस ने आपको बताया कि इस काम को इस तरह से करना चाहिए, वो आपने किया, अगर वो बाजार में उसका इफेक्टिव रिजल्ट आ गया तो वो दूसरे के लिए स्ट्रैटेजी हो गई. राइट. अगर उसका नहीं आया तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस और लेसन हो गया कि ये काम नहीं करना चाहिए. सो इट गोज हैंड इन हैंड. सर आज आप आए हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हमने बाकी सारे डिस्कशंस किए, बट सबसे बड़ा मुद्दा होता है इन्वेस्टमेंट. एज ए इन्वेस्टर, मैं तो आपको इन्वेस्टर ही कहूँगा, अब बट एज ए अब डाइवर्सिफाई के प्रोस्पेक्टिव से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. रियल स्टेट तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. हमने पहला क्वेश्चन ही शायद हमारा इसी से शुरू हुआ था कि मार्केट कैसे जा रहा है, तो आपने बिल्कुल सही हमें गाइड किया कि रियल स्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है. बट आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं एज ए इन्वेस्टर? देखिए, एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है. मैं आपको एक बड़े सिंपल से उदाहरण की तरह समझाता हूँ. एक यंग लड़का जो 20-22-23 साल का हुआ है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन नई कंप्लीट किया, आजकल तो थैंक्स टू दी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया 90% बच्चों की कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है. और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने 20s में था तो हम लोग तो पहले ये सोचा करते थे कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कैंपस प्लेसमेंट होएगी, फिर सोचेंगे कि क्या होगा. आजकल के बच्चे, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, ये लोग स्कूल डेज से ही बड़े विजनरी हो गए हैं और ये करियर ओरिएंटेड हो गए हैं. उनको पहले दिन से पता है कि उनको इस दिशा से इस दिशा पे जाना है, इस दिशा से इस दिशा पे जाना है, इस दिशा. सो दे आर वेरी फोकस्ड बेसिकली. तो लेकिन और बहुत अच्छी बात क्या है कि आज अवेयरनेस इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है कि पीपल नो व्हाट दे नीड टू डू.
मुझे लगता है कि जैसे आप अपने करियर की स्टार्ट करते हैं या कुछ करते हैं तो आपके फंड्स लिमिटेड होते हैं। तो जब लिमिटेड फंड्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आज अवेयरनेस इतनी फैल गई है और बच्चे या हम हो गए, आप हो गए, हम लोग इतने फाइनेंशियली अवेयर्ड हो गए हैं। और इंडिया के अंदर तो वैसे भी वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है ना कि हम अपने लिए तो सोचते नहीं, अगले 3 जनरेशंस के लिए सोचते हैं कि भैया मेरे बच्चे के लिए भी जोड़ना, आगे उसके बच्चों के लिए भी जोड़ना, तो उसके लिए भी। तो हर आदमी अपनी जमा पूंजी के हिसाब से अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो मैं 1 लाख में से 50,000 की सेविंग करूंगा, तो उसमें से कुछ पोर्शन मैं एफडी में डालूंगा, कुछ की रिकरिंग कराऊंगा, कुछ की म्यूचुअल फंड्स लूँगा, कुछ शेयर्स में डाल दूंगा या कुछ करूंगा। जैसे जैसे मेरा लेवल ऑफ इनकम बढ़ता चला जाएगा, मेरी डेफिनेटली पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हर आदमी का एस्पिरेशन होता है कि अल्टीमेटली मैं इतना इन्वेस्ट कर लूँ या इतना मैं अपने पास एक फंड क्रिएट कर लूँ जिससे मैं एक फिजिकल एसेट ले सकूँ या एक टेंजिबल एसेट ले सकूँ। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड इन द मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म तो नहीं बोलूँगा, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर एफडीज, म्यूचुअल फंड्स या ये सब चीज़ें जो 7 से 8% से 9% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है। उसके बाद वो उसको टेंजिबल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उससे वो अपने आप को ज़्यादा फील सिक्योर करता है कि मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर माई रेनी डेज। उसके बाद जब उसकी और लेवल ऑफ इनकम बढ़ती है तो अल्टीमेटली द इन्वेस्टमेंट पॉइंट कम्स टू रियल एस्टेट ओनली। हर आदमी की विश लिस्ट होती है, अगर मेरे फादर मदर के घर में मैं रह रहा हूँ तो कल को यार मैं इतने पैसे कमा लूँ, मैं अपना खुद का भी एक घर ले लूँ, या कोई मैं कमर्शियल ऐसी एक इन्वेस्टमेंट कर लूँ कि मेरे को मेरे हर महीने की खर्चे की चिंता ना रहे। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वेदर इन द शॉर्ट फॉर्म, मिडिल फॉर्म और द लॉन्ग फॉर्म, लीड अल्टीमेटली टू अ टेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट। राइट। ये लोग कई लोगों को ये कॉन्शियसली फोकस्ड में पता होता है, कईयों को सबकॉन्शियसली फोकस उनके दिमाग में रहता है, बट दिस इज हाउ वी आर टेम्ड, नॉट ट्रेंड, क्योंकि वो एक कल्चर चला जा रहा है। एंड आई थिंक इंडियंस आर वेरी इंट्यूटिव इन दिस मैनर। हम भारतीय इस मामले में इतने समझदार है, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा जोड़ के चलो। और हमारे लिए अल्टीमेटली जोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि किसी ना किसी तरह से साम दाम दंड भेद, चाणक्य नीति, ये लगा के कुछ ऐसा जमा पूंजी इकट्ठा कर ले कि अल्टीमेटली एक जमीन का टुकड़ा ले ले, एक फ्लैट ले ले, एक दुकान ले ले, कुछ ना कुछ ऐसा कर ले कि जिसको हम अपना कह सके। राइट। सो अल्टीमेटली ऑल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं भी लोगों से अलग नहीं हूँ। तो आज मैं भी जो थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं भी यही ऑब्जेक्टिव रखता हूँ कि कुछ ऐसा कर लूँ कि कल को फैमिली के लिए कुछ फिजिकल एसेट्स छोड़ जाओ। सो दिस इज माई वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, लेट्स सपोज आपके पास 100 करोड़ का फंड है। मेरे ऑडियंस के हिसाब से ये सवाल है कि है नहीं, इनकम टैक्स वाले ध्यान रखें। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है मतलब अज्यूम कर रहे हैं आप, मैं सिनेरियो दे रहा हूँ आपको, सिनेरियो दे रहा हूँ, सिनेरियो दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, अगर आपके पास में 100 करोड़ का फंड है तो आप कितना % रियल एस्टेट में डालेंगे, कितना % म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 80%, और कितना % आपने गोल्ड को भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया तो गोल्ड में प्रेफर करेंगे? आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% इन रियल एस्टेट। अगर मेरे पास इतना बड़ा फंड होगा, अगर मैं अपने हिसाब से होऊंगा, या तो मैं लैंड में इन्वेस्ट करूंगा, या तो मैं रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करूंगा, या तो मैं 2 तरह से इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं रियल एस्टेट में करूंगा, कुछ तो मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊंगा जो मल्टी अप्लाई हो सके। ऐसी लैंड में इन्वेस्ट करूंगा जहाँ पे गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग या तो हो रही है या अगले 5 साल में इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि मेरी लैंड मल्टीप्लाई कर जाए, विच कैन बी अ एसेट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और कुछ ऐसे रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करूंगा जहाँ से मेरी रेगुलर इनकम आती रहे कि मुझे अपने घर बार की चिंता ना रहो, जिससे मैं अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकूं। एंड 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो मैं म्यूचुअल फंड्स और उसके लिए रखूंगा, बिकॉज दीज आर द सम काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन रियल एस्टेट। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा क्या आ जाता है कि आप कम से कम 5 साल से 10 साल का होराइजन लेके चलें। बिल्कुल। साल या 2 साल में आपको वो रिटर्न नहीं देगा। बैंकिंग का भी रूल नंबर 72 कहता है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है कि अगर आप बैंकिंग में एफडी में भी पैसा डालते हो तो 8 से 9 साल में वो डबल होता है। तो अगर आप उस बेसिक प्रिंसिपल को भी पकड़ के चलें तो आपके अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ऐसे एसेट्स में डालना चाहिए जो आपको धोखा नहीं दे, और ज़मीन कभी जरूर धोखा नहीं देती।
वो पौराणिक काल से कहावत चली आ रही है ना, सारी दुनिया की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं एक ही इन्हीं चीज़ों के लिए होती है, जर जोरू ज़मीन, लैंड लेडी एंड लस्ट। तो ऐसे ही नहीं बनना चला रहा, जितनी आज तक लड़ाइयाँ भी हो इसीलिए। तो अगर आपके पास मौका मिले और आपके पास ऐसा फंड हो तो आपको ज़मीन या आपको रियल एस्टेट कभी धोखा नहीं देगा। आपने मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई पहले ही कर पहले दिया। कर मैं दिया। पूछने वाला था लैंड या फ्लैट, ये नॉर्मल यूजर पूछता है यार, देखिए, आज तो बहुत चल रहा है। इट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन योर टिकट साइज और नीड, और उस समय की need. नीड क्या है, Need उस समय क्या की नीड क्या है। 90% लोग फ्लैट्स में इसलिए जाते हैं कि शायद लैंड से सस्ता होता है, या आज तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। आज लोग लैंड छोड़ के या अपनी कोठियां छोड़ के कम्युनिटी लिविंग में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लग्जरी फैसिलिटीज, कमोडिटीज, बच्चों को एक लाइफस्टाइल, फैमिली को एक लाइफस्टाइल, क्योंकि जिंदगी बिजी हो गई ना, तो बच्चे कहाँ जाएं, वाइफ क्या करे, पेरेंट्स क्या करें, उनको एक कम्युनिटी लिविंग देने के लिए। तो आज कॉन्सेप्ट और होराइजन ही चेंज हो गया है। पहले सस्ते महंगे की दौड़ थी, आजकल कई जगह तो अपार्टमेंट जो है वो आपकी कोठियों से महंगे हो गए। बहुत जगह, बहुत जगह। कमिलियाज इज द बेस्ट एग्जांपल। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। कोठियां छोड़ के कमिलियाज में जा रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल के लिए जा रहे हैं ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन, नीड एंड रिक्वायरमेंट, राइट। लेकिन धोखा नहीं मिलेगा। सर, परसेप्शन की बातचीत हो रही है तो एक परसेप्शन जो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में या बहुत लोग कहीं पे भी बैठता हूँ तो हमेशा लिंक्डइन देख के ये कहते हैं, यार तुम लोग रियल एस्टेट वाले सब जगह पे घूमते रहते हो, 50-100 लोगों को लेके, चैनल पार्टनर को लेके, कभी थाईलैंड जा रहे हो, कभी जॉर्जिया जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो। ये आपको नहीं लगता कि तुम लोग ये बड़े यार अय्याशी की तरह कर रहे हो या फिर पैसे वेस्ट कर रहे हो? मैं चाहूँगा या तो बेच रहे हो दिल्ली एनसीआर या आसपास के सिटीज में जहाँ मैं अपने तरीके से उनको आंसर करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक सीईओ के तरीके से आंसर क्या देना है उसको। देखिए, अपने अपने सोचने का नज़रिया है। मुझे लगता है कि हर मेहनत के बाद उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं एज अ रियल एस्टेट डेवलपर अपने आप को एक मैन्युफैक्चरर मानता हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट। दो रियल एस्टेट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री, बट बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैन्युफैक्चर ही तो कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है उसे मेरे मार्केट में कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे एस्टीम चैनल पार्टनर्स। तो चैनल पार्टनर्स, जैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ से एंगेज करता हूँ वैसे मैं अपने चैनल पार्टनर से कैसे एंगेज करूँ? It is not possible for me or for the top management or for any developer to meet the channel partners every day, because हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। हमारे पास भी 10 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास भी वो भी 10 डेवलपर्स का काम कर रहे हैं। सो ऐसे टूर्स या ऐसी जो ऑफ साइट एक्टिविटीज़ होती हैं, इट गिव्स यू अ चांस टू अनवाइंड विद योर चैनल पार्टनर्स, क्रिएट अ बॉन्डिंग विद देम, not only have enjoyment or entertainment with them, but it is also a mutual exchange of ideas, knowledge। क्योंकि आप किसी के साथ जाएंगे तो सिर्फ जोक्स तो नहीं मारेंगे, बिल्कुल। आप उसके साथ प्रोफेशनल, अगर आपकी फील्ड का है तो आप उससे प्रोफेशनल बातें भी करेंगे, आप उसके साथ अनवाइंड भी होंगे, आप उसके साथ चिल आउट भी करेंगे, आप उसके साथ बॉन्डिंग भी बढ़ाएंगे, आप उसके साथ मार्केट में क्या चल रहा है उन सिनेरियोस को डिस्कस भी करेंगे, आप उसकी भी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आप अपनी भी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अगर वो आपके लिए सेल कर रहा है, अगर आपने उसको कुछ टारगेट बेस्ड इंसेंटिव्स दिए हैं तो आप उसको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन भी देंगे। तो आई थिंक कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने चैनल पार्टनर्स के साथ अनवाइंड होने का इससे बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता। खासकर हमने सिर्फ वो फीडबैक वेबसाइट के ऊपर फॉर्म नहीं बनाया हुआ कि बस वो उसके ऊपर फीडबैक डाल देंगे या आके हमारे डब्बे के अंदर फीडबैक डाल देंगे। जो असली फीडबैक है वो इस तरीके की ही देखिए, सेशंस में जब आप किसी के साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाएं या डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे जाएं, तो बेसिकली मैं इसको कहूँगा कि आप किसी भी अपने चैनल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, 1 से 2 दिन स्पेंड करते हैं, तो बेसिकली ही गेट्स टू नो यू एंड यू गेट टू नो हिम। आपको उसके चैलेंजेस भी पता चलेंगे, आपको उसकी अच्छाइयाँ भी पता चलेंगी, उसको आपकी अच्छाइयाँ भी पता चलेंगी, आपकी बुराइयाँ भी पता चलेंगी। तो बेसिकली एक बॉन्ड क्रिएट होता है। आप हमेशा यू लाइक टू फ्लॉक अराउंड विद योर ओन पीपल, तो वो आपके लोग हो जाते हैं। तो आप जितना लोगों के साथ जेलवेल करेंगे, जितना उनको आप एक कंफर्ट जोन देंगे, जितना आप उनके साथ एक कंफर्टेबिलिटी का फैक्टर क्रिएट करेंगे, आप उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करेंगे, तो आपकी मार्केट एक्सपैंड होगी। अगर एक मैन्युफैक्चरर एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है,
अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक अच्छे रिलेशन रख रहा है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता चल जाए कि यार मैं सही लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं इसके लिए जो दौड़ धूप बाजार में जाके कर रहा हूँ, एक एक कस्टमर से मिल रहा हूँ, अपनी फेस वैल्यू लगा रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कल को मेरी बेइज्जती नहीं होगी। अगर मेरी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी कहीं ना कहीं सुनवाई है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत हेल्दी तरीके से लेता हूँ कि ऐसे मौके या ऐसे जंक्चर जब आपको 2 या 3 दिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने चैनल पार्टनर्स के साथ एंगेज करने का मौका मिल रहा है, तो बेसिकली आपको कम टाइम के अंदर वो 1 साल का पूरा एक जिस्ट मिल रहा है या उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर आप कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। तो इट इज़ बाय वे ऑफ परसेप्शन। आप जिसको इसको अय्याशी समझना है उसको अय्याशी समझने दीजिए, जिसको नॉलेज सेशन समझना है नॉलेज सेशन समझने दीजिए, जिसको, क्योंकि आप किसी की परसेप्शन नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आपकी की हुई एक्टिविटी से आपके इन्वेस्टर्स, आपके चैनल पार्टनर्स, आपकी कंपनी को फायदा हो रहा है, इट हैज़ टू बी अ 360 डिग्री अप्रोच। मेरे लिए वो हर अप्रोच ठीक है। एक चीज़ और सर, ज़्यादातर ये मैं अपने इंटरनल उसमें बोलाऊँगा और जितनी भी हमने कंपनीज़ के अंदर देखा है, ज़्यादातर अगेन ये जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं वो सेल्स और मार्केटिंग के लोगों तक सीमित रह जाती हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको उस तरीके की टिप्स नहीं मिल पाते और अगेन उनके क्वेश्चन रहते हैं ये तो सेल्स फिर तो योगेश मुझे लगता है आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, आपको मेरा सोशल मीडिया दोबारा देखने की ज़रूरत है। मैं किसी के बारे में तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, एज अ CEO ऑफ द कंपनी एंड एज अ प्रोफेशनल, मुझे लगता है कि मैं अपनी टैगलाइन के बारे में अगेन वही वाली चीज़ कहूँगा, क्रिएटिंग स्पेसेस टचिंग लाइव्स। आप हर एक की ज़िंदगी को छुएं। मेरे यहाँ पे भूमिका रियलिटी के अंदर हमारे CMD और मैं वेल अलाइंड हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर इट इज़ द PN ऑफ द कंपनी टू द CEO ऑफ द कंपनी और द CFO ऑफ द कंपनी और द टॉप मैनेजमेंट, कोई भी हो, हम हर एक को एक समान नज़र से देखते हैं। मेरे यहाँ अगर कोई टूर्स जा रहे हैं, कोई अगर कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, कंपनी का कोई इवेंट प्लान हो रहा है, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, whether it is anybody, everyone is cordially invited with the same warmth as my channel partner। कोई मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या किसी से मुझे रेवेन्यू जनरेशन की आस है, मैं उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं, और जो उस रेवेन्यू जनरेट होने की वजह है, जो मेरा सपोर्ट फंक्शंस हैं, उनको मैं छोड़ दूं, तो आई थिंक दैट इज नॉट वे अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सर ये भी, तो मैं किसी के परसेप्शन के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जो ठीक मार्केटर होगा या जो अच्छा मार्केटर होगा या जो एक सेंसिबल बिजनेसमैन होगा, मार्केटर तो मेरे को लगता है मैंने गलत शब्द यूज कर लिया, एक सेंसिबल बिजनेसमैन होगा, वो सबको साथ लेके चलेगा, क्योंकि सबके साथ में ही सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास। क्योंकि सर यहाँ पे मैंने पर्सनली नहीं बोलेंगे बट कई लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ ज़रूर सुना है कि यार सेल्स का तो वो जॉब है, उनको जाना, तो उसको किसी तरीके से ना देखा जाए या इस तरीके से ना देखा जाए। बट यस, मैं आपके उस आंसर देखिए, से बड़ा एक मशीन है, मशीन के अंदर कुछ पार्ट्स बड़े होते हैं, कुछ पार्ट छोटे होते हैं, कई बड़े मिनिएचर पार्ट्स होते हैं। लेकिन अगर एक घड़ी भी है, मैंने एक घड़ी पहनी है, इस घड़ी का सबसे छोटा पुर्जा भी अगर चलना बंद हो जाएगा तो उसका टाइम रुक जाएगा। तो बड़े पार्ट की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, छोटे की भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्लेसमेंट की वजह से उसका साइज बड़ा या छोटा है, लेकिन इम्पॉर्टेंस हर एक की है। अगर मशीनरी को बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलाना है, अगर आपको 100% एफिशिएंसी और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज रखने हैं, तो आपको ल्यूब्रिकेशन हर एक पार्ट की करनी पड़ेगी, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। ये हो सकता है कि साइज़ के हिसाब से किसी में तेल ज़्यादा डलेगा और किसी में तेल कम डलेगा, लेकिन तेल सब में डालना जरूरी है भैया। अगर आप तेल नहीं डालोगे, अगर आप हर एक का ध्यान नहीं रखोगे, अगर हर एक सपोर्ट फंक्शन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, उसको हाईलाइट नहीं करोगे, तो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप एक अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहे हैं। इंडिया के अंदर टॉप 5 बिजनेस हाउसेस ले लीजिए, बहुतों के हमने राइजेस भी देख लिए, बहुतों के हमने फॉल्स भी देख लीजिए, आप इंटरनेशनली देख लीजिए,
कंपनीज जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस में जाती हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में जाती हैं, वो अपने वर्क पैशन की वजह से जाती है, ना कि सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज की वजह से जाती है. इफ़ यू हैव द राइट पीपल एंड दे स्टे विद यू एंड दे ऑप्टिमली परफॉर्म, only then organizations grow. So it is your duty to do all what is needed to make them optimally perform. So you have to take care of your people. Despite their size, their status, their position, their frontliner, being their frontliners, being their backliners, each and every part is important. तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा. अगर आपके यहाँ पे बैकएंड को ट्रिप्स पे नहीं ले जाया जा रहा तो इस आंसर को नहीं, सिर्फ ट्रिप्स की शेयर बात करिए. सॉरी, आपको मैंने बीच में, सिर्फ ट्रिप्स की बात नहीं है. आपको उनको हर चीज़ उनके साथ इक्वालिटी में करनी पड़ेगी. आपको उनकी ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी, आपको उनको एक्सपोजर देखना पड़ेगा. आज मुझे लगता है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस में, मुझे भी ये फील होता है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आई विल स्पीक टू माई CMD फॉर द सेम, आपको ग्रोथ सिर्फ पैसे में नहीं देनी है लोगों को, आपको ग्रोथ सिर्फ ट्रिप्स में नहीं देनी है, आपको सिर्फ इंसेंटिव्स में ग्रोथ नहीं देनी, आपको अपने टैलेंट को और ज़्यादा एनहांस करवाने की भी ज़रूरत है. मुझे तो लगता है कि एजुकेशन प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ये सब भी करवाने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनकी रिफ्रेशर्स हों, उनको आज की इंडस्ट्री, आज की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्टेबल बनाने के लिए अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है. जैसे अगर आपको याद हो योगेश, तो हमने भूमिका रियलिटी में एक प्रोग्राम शुरू किया था बाय द नेम ऑफ प्रो शिक्षा, जिसके अंदर हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को हाउ दे हैव टू यूज देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये उनके लिए उनकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कैसे एनहांस करेगा, कंपनी की आइडेंटिटी को कैसे एनहांस करेगा. हमने इसको प्रमोट किया एंड इट क्रिएटेड अ गेम चेंजर इफेक्ट. तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो यू ओनली डोंट ओनली हैव टू वर्क ऑन द हार्ड स्किल्स, आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आपको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, आपको उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स विच हेल्प यू रिटेन योर एम्प्लॉयज, दीज आर द पॉइंट्स विच हेल्प यू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ट्रिप्स तो एक बड़ा 1% है, वो रिलैक्सेशन हो सकता है, वो एक सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट हो सकता है कि जो 2 दिन की मेमोरीज और फोटोग्राफ्स में कैद होकर रह जाएगा. लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ उनकी ओवरऑल ग्रोथ में आपको मदद करेगी. आज जैसे मैं किसी का नाम लेके कह रहा हूँ कि ये मेरे मेंटर है, कल 10 लोग हमारे बारे में कह सकते हैं कि हम उनके मेंटर हैं. बिल्कुल. दैट इज नॉट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ पे बैक टू योर सोसाइटी. मैं वो सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जब उनको पता था कि अगर आप अपने CEO से बातचीत कर रहे हो तो भाई ये क्वेश्चन जरूर पूछना. नहीं, ठीक बात है. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दैट जब आप एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो तो आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह से रन करते हो, धंधे के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए. लेकिन अगर आप किसी पोजीशन पे भगवान आपको पहुंचाता है, सो यू शुड डू स्टेप्स विच not only help your organization but they help you as a social person also. वो सोसाइटी को भी उतना हेल्प करना चाहिए. और अगर आपके रिफ्लेक्शन को देख के एक ट्रेंड सेट होता है जिससे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये कल्चर प्रमोट होता है, तो आई थिंक ओवरऑल इट हेल्प्स यू improve your economy. It helps promote a good work culture. It helps promote a industry. तो आपका छोटा सा किया हुआ एफर्ट हर जगह एफर्ट क्रिएट कर सकता है. जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक रीजन में आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दो एज अ प्राइवेट बिल्डर, लेकिन अगर वहां पे दूसरे बिल्डर्स नहीं आ रहे, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग नहीं हो रही, तो आपका स्ट्रक्चर क्या कर लेगा. लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर जोन के अंदर मल्टीपल डेवलपर्स अच्छा काम कर रहे हों, गवर्नमेंट की अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो रही हो, तो दैट बिकम्स अ इंटरनेशनल सिटी. What happened with Delhi, what happened with Gurugram, what is happening with Noida, what is now happening in Faridabad, what is now happening in other parts of India. Why? आज से 10 साल 15 साल पहले दुबई की बात करें तो दुबई ने ये नहीं सोचा था कि हम अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे. उसने उनके किंग ने ये सोचा कि मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दूंगा कि मैं एक वर्ल्ड सिटी कहलाऊंगा, कि लोग मेरे यहाँ आना एक प्रेस्टीज फील करेंगे. तो दैट इज नोन एज अ विजन. तो पीपल फॉलो विजन, पीपल डू नॉट फॉलो स्ट्रैटेजीज. आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए,
आपके विजन के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने की एबिलिटी होनी चाहिए, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट विजन इज क्रिएटेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। आपने सर ट्रेंड सेटर की बातचीत करी, आप ही के नाम के साथ एक नाम जोड़ा जाता है अफीम, अफीम सिद्धार्थ कत्याल। ये अफीम ये तो कहाँ से गलत आया? है अगर ऐसा कुछ जोड़ा जाता है तो। नहीं, आई थिंक अफीम लोग इसलिए बोल देते हैं कि लोग को लगता है कि लोग मुझसे जोड़ के रहना चाहते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड में यूज़ कर सकता हूँ। आदमी को एक मैग्नेट की तरह होना चाहिए, एंड अ मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। और आपको मैग्नेट क्या बनाता है? आपको मैग्नेट बनाता है कि यू बी ओपन टू पीपल, यू बी क्लियर टू पीपल, योर इंटेंशन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द वर्ड्स दैट यू से। आप किसी का फ़ायदा कराएं ना कराएं, लेकिन आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि आप किसी का नुकसान कराएं। आपको जहाँ किसी को बूस्ट देना है वहाँ आप उसको बूस्ट दें। आपको जहाँ किसी को रोकना है, आप ये ना सोचे कि अगर मैंने इसको किसी चीज़ के लिए टोका तो ये बुरा मान जाएगा या इससे मेरे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। आपको कॉन्शियस आपकी इतनी क्लियर होनी चाहिए और आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि यार ये मेरा गलत नहीं सोच रहा, अगर ये मेरा भला नहीं सोच रहा तो मेरा गलत नहीं सोच रहा। और आपके अंदर एक ये कल्चर होना चाहिए कि आई नीड टू मेक माई पीपल ग्रो, और वो रिफ्लेक्ट करता है, एंड यू हैव टू सेट दैट एग्जाम्पल इन द मार्केट। और ये सिर्फ प्रोफेशनल ज़िंदगी में नहीं है, आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मदर फादर के साथ, हर जगह अगर वो अपनी रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो आप एक मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। और अगर आप एक मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, लोग आपके साथ जुड़ के रहना पसंद करेंगे। आप किसी को पैसे से नहीं जोड़ सकते, आप किसी को बातों से नहीं जोड़ सकते, आप अपनी डीड से जोड़ सकते हो, आप अपने वर्क कल्चर से जोड़ सकते हो, आप अपनी करनी से जोड़ सकते हो। तो अगर आपके कर्म ऐसे होंगे, अगर आपकी रिफ्लेक्शन ऐसी होगी कि जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, तो देन यू बिकम द मैग्नेट। तो आई थिंक शायद ऊपर वाले का कर्म है और आप जैसे भाइयों का साथ है कि ये नाम मिल गया। आज की डेट में मैं फरीदाबाद मार्केट में ना भूमिका को बहुत एक प्रोमिनेंट प्लेयर की तरह देख रहा हूँ। तो क्या रीज़न है अभी की टाइम पे, ऑल्दो यू गाइज आर इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल टियर 2 टियर 3 सिटीज़, बट फरीदाबाद का मार्केट में आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आए रिसेंटली, तो क्या को रीज़न है उसमें इन्वेस्टमेंट का? अगर आप हरियाणा की बात करें तो हमेशा गुरुग्राम ही हाईलाइट में रहा, क्योंकि शायद उसको एक वाइट कॉलर सिटी भी कहा जाता है, और मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ कॉरपोरेट्स वहीं पे हुए आफ्टर द ओपन डोर पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड इन 1990s। तो गुड़गांव को ज़्यादा हाईलाइट मिला। फरीदाबाद जो ऑलवेज यूज्ड टू बी अ इंडस्ट्रियल टाउन, तो इसको एक ब्लू कॉलर सिटी के हिसाब से भी देखा जाता था। लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से, या अगर आप वैसे भी देखें तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर का एक सेंटर पॉइंट बनता है। राइट। पिछले कुछ सालों में जब से जेवर एयरपोर्ट अनाउंस हुआ तो एक इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट होने की ज़रूरत महसूस हुई गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ऐसी हुई कि आरआरटीएस कॉरिडोर आए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ गुड़गांव के मेन NH8 को जोड़ना था और दूसरी जगहों को जोड़ना था। तो जब ये इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट हो रही थी तो मिस फॉर्चून एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि ये अंडररेटेड सिटी जो थी वो एकदम लाइमलाइट में आ गई। और जिस तरह की लाइमलाइट इस समय फरीदाबाद में क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टिविटी, एक सेंटर पॉइंट बन गया। आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी कि नोएडा से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना और फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना, इट इज़ मच मोर ईजियर एंड अ शॉर्टर डिस्टेंस। प्लस गुड़गांव की सुपर हाईलाइटिंग की वजह से आज वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल होती चली गई। तो जो एक इन्वेस्टर मूवमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो मेन इन्वेस्टर मार्केट में है 80% ऑफ द इन्वेस्टर इज मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास, उसका टिकट साइज आज भी 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के बीच में है जी। तो वो अपने लिए नए एवेन्यूज़ और डायरेक्शंस खोजने लगे कि कहाँ वो अपने लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या रहने की जगह या इन सब चीज़ों को सोच सके। तो फरीदाबाद हैज़ इन द लास्ट 1.5 years come out to be as a prominent location, क्योंकि आज भी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो अफोर्डेबल वे में मिल जाती हैं। प्लस फरीदाबाद लैक्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट बिल्डर्स who could come and create world class infrastructures in the city। तो हमें एज अ कंपनी भूमिका रियलिटी ये रियलाइज़ हुआ कि दिस पर्टिकुलर जोन
हैज़ अ वेरी बिग पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स टू कम। और आज यहाँ पे रियल एस्टेट में कोई भी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते हैं, बिकॉज ऑफ द इंटर कनेक्टिविटी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ का पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। आज इतनी अच्छी इंटर कनेक्टिविटी हो गई है कि आने वाले 1-2 साल में मुझे लगता है कि आप दिल्ली एनसीआर के किसी भी रीजन में जाना चाहेंगे फरीदाबाद से, तो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की ट्रैवल टाइम में आप पहुंच जाएंगे। प्लस फरीदाबाद के अंदर परचेजिंग पावर बहुत हाई है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से इसको लाइमलाइट नहीं मिल रही थी। आज काफ़ी सारे डेवलपर्स, चाहे गुरुग्राम के हों या अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर हों या साउथ के भी कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि फरीदाबाद में फोरे कर रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि ये एक सेंट्रिक पॉइंट हो गया। तो मुझे लगता है कि फरीदाबाद इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर अपकमिंग बायर्स, फॉर एंड यूज़र्स। एंड जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये वो पहचान बनाएगा जो शायद दिल्ली एनसीआर के बड़े कम रीजन पहचान पाए। तो आज जो भी डेवलपर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्टर आ रहा है, ही कैन अर्न मल्टीफोल्ड रिटर्न्स। दैट इज़ द रीज़न that we chose Faridabad as our first market once we decided that now we will start with Delhi NCR. Of course, now we are pouring into a lot of cities. हम लोग सोनीपत में भी प्लान कर रहे हैं, हम लोग पानीपत भी प्लान कर रहे हैं, हम लोग बहादुरगढ़, झज्जर भी प्लान कर रहे हैं, वृंदावन भी प्लान कर रहे हैं, पलवल भी प्लान कर रहे हैं, अयोध्या भी प्लान कर रहे हैं, मेरठ भी प्लान कर रहे हैं, लखनऊ भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हर जगह हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स प्लान कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स प्लान कर रहे हैं। वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि अब नेक्स्ट फ्यूचर इज़ 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज़, एंड फरीदाबाद उसमें से एक थोड़ा सा हाईलाइटिंग इसलिए हो गया क्योंकि इट हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू गो अप टू द लेवल ऑफ गुरुग्राम। तो आप बहुत सारे एरियाज़ में ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप जितने भी एरियाज़ टियर 2 टियर 3 के आपने मेंशन किए, बट यहाँ पे मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँगा, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि जिन सिद्धार्थ जी को मैं जानता था, जो मैंने फ़ोटोज़ में देखा था आपको, तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 160 टू 170 kg के आसपास आपका वेट था। और अभी का जो सिनेरियो है, आई गेस 70 ये इतना बड़ा आपने अपने अंदर में से कैसे 100 kg का पार्ट जो है उसको अलग किया, और कितने ड्यूरेशन की ये जर्नी रही आपकी? प्रणब, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का तो नहीं पता, बट इट वाज अ अलार्म चेक टू मी। 2022 में आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, स्पॉन्डिलाइसिस हो गया। आई वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो आई कंसल्टेड अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स। तो सबने ये कहा कि योर ओबेसिटी एंड योर ओवरवेट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली। तो लेकिन शायद मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं, डॉक्टर अतुल पीटर्स। तो उनसे मैं जब चेकअप कराने गया मैक्स हॉस्पिटल में, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सिद्धार्थ, दिस इज़ अ अलार्मिंग पॉइंट कि इफ़ यू डोंट डू समथिंग अबाउट इट, सो यू हैव, आपके बच्चे छोटे हैं तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो शायद कहते हैं किसी की बात किक दे जाती है या कुछ दे जाती है। तो आई स्टार्टेड माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम अगस्त 2022। तो फर्स्ट 10 kgs वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, सो ही आस्क्ड मी टू लीव ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने रोटी, चावल, एरेटेड ड्रिंक्स, शुगर, बस सिर्फ ये चीज़ें छोड़ी, बाकी सब्जी वगैरह हो गई। एंड इट हैज़ बीन 2-3 years, तो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल लेना बंद कर दिया, एंड आई एम ओनली प्रोटीन्स। तो पहले 10 किलो जाने में बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन एक बार जब वो पहले 10 किलो रिड्यूस हुए एंड आई सॉ माई सेल्फ ऑन द वेइंग स्केल, तो इट गेव मी मोटिवेशन। धीरे धीरे मैंने 10-10 किलो का टारगेट बनाया। सो इट टुक टाइम फ्रेम ऑफ मोर देन 2.5 to 3 years टू रिड्यूस दोज 100 kgs। वो हर 10 किलो मुझे किक देता गया, और जैसे जैसे मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, लोगों की अप्रिसिएशन मिलनी शुरू हुई। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, अरे यार तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी लुक्स इंप्रूव हो गई हैं। क्योंकि वो मार्केटिंग में हमारे कहते हैं ना, पैकेजिंग इज़ शुड बी वेरी अट्रैक्टिव सो दैट द पर्सन गोज टू द मेन प्रोडक्ट। तो आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हों, आप जितने मर्जी स्कॉलर हों या कुछ भी हों, बट लुक्स मैटर्स। तो इट स्टार्टेड हॉप विद द हेल्थ जर्नी, लेकिन धीरे धीरे वो पैशन बनता चला गया। तो उस पैशन को लोगों की इंस्पिरेशन ने, लोगों की अप्रिसिएशन ने और इंक्रीज़ करने में मेरी मदद की। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि
हेल्दी रहिए, फिट रहिए। अगर आप फिट रहेंगे तो आप ज़्यादा काम कर सकेंगे, आप क्वालिटी लाइफ जी सकेंगे। मैं शुरू से वर्कaholic रहा हूँ, 14-15 घंटे हमेशा से काम करता रहा, तो लेकिन पहले थकावट के साथ करता था, आज एनर्जी के साथ करता हूँ। ये फ़र्क आ गया, बट इट फील्स गुड। सो यस, एक आदमी पूरा बीच में से बाहर तो निकाल दिया लेकिन इट वॉज अ टफ प्रोसेस। 3 साल लगे, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस। इनफैक्ट मुझे लगता है मेरी इस पूरी वेट लॉस जर्नी के अंदर मेरे अंदर वेट लॉस तो हुआ ही हुआ, मेरे अंदर पेशेंस बहुत इनकलकेट हुआ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट दैट यू कैन डू इट। इसके अंदर आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी भी चेंज हुई इसकी वजह से। ठहराव आया, मैच्योरिटी और बढ़ी। मैच्योर तो कभी आदमी ज़िंदगी में नहीं होता, टाइम के साथ एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा मैच्योर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको ज़िंदगी में लंबा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को आपको फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा, तो ही आप सोच पाएंगे, तो ही आप विजनराइज कर पाएंगे, तो ही आप आगे ज़िंदगी में बढ़ पाएंगे। तो सबको यही कहूँगा कि हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अच्छा खाइए। और फूडी हूँ, खाना बनाने का बहुत शौक़ है। पहले खाने का बहुत शौक़ था, तो खा तो नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है खिलाने में निकाल देता हूँ। तो 2 ही काम करने आते हैं, या तो धंधा कर लेता हूँ या खाना बना लेता हूँ। लेकिन ये है कि संयम इसके लिए चाहिए। यू नीड टू बी पेशेंट। आपको इस जर्नी से अगर मैंने कुछ सीखा तो वो ये सीखा कि अपने डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि दे से दैट इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। तो खाना एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। तो एंड बीइंग अ फूडी, अपने आप को उस चीज़ से कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर इनकलकेट करता है कि आप अपनी डिज़ायर को, अपनी वांट को कंट्रोल करके चल रहे हो। तो मेरे लिए तो सिर्फ ये एक फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन रही। आज के इस पॉडकास्ट में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक स्ट्रॉन्ग जर्नी आपने देखी कि किस तरीके से सर का एक 2-3 डेकेड का जो एक्सपीरियंस है वो स्टेप बाय स्टेप्स कितनी कंपनीज को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। आज की डेट में भूमिका का नाम हर एक पर्सन, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अगर नहीं एक्टिव है तो फिर मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप बाय रोड भी जा रहे हैं तो आपको इनका होर्डिंग कहीं ना कहीं दिख जाएगा। इन सब के पीछे एक विजनरी पर्सन है जिनका पॉडकास्ट अगर आप पूरा देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ मार्केटिंग नहीं, इसके अलावा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक वेट लॉस की ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कहना आसान है 100 kg रिड्यूस करना, बट 3 साल लगातार उसके पीछे लगे रहना और हार ना मानना, ये एक बहुत बड़ी जिद है। अगर ये पॉडकास्ट आप देखते हैं बहुत कुछ सीखेंगे। रियल स्टेट के बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं कई बार देखता हूँ, लोग ना हेजिटेट कर जाते हैं कि ये पॉइंट नहीं शेयर करना, ये पॉइंट नहीं शेयर। सर ने आज खुल के काफ़ी सारी बातें की, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यू ऐड किया इस पॉडकास्ट में। इट वॉज थैंक यू सो मच ग्रेट हैविंग यू। थैंक यू सो मच योगेश, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। एक सही, अगर मेरी वजह से एक अवेयरनेस आ सकती है या कोई चीज़ आ सकती है, या मैं अपने दिल की वो बातें जो दिल में रह जाती हैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से मैं ये चीज़ें शेयर कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।